साबुन बाग 3। उमा ने घबराकर कहा, अरे, लल्ला आ रहा है। हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। पर सुदेश इधर ना आया। वही आंगन में खड़ा बोला, भाभी, भूख लगी है। रविवार को दोनों भाइयों का नियम सा था कि सुबह नाश्ता करके निकल जाते यार दोस्तों में, और दोपहर को 12-1 बजे तक लौटने का नाम न लेते। वही आज भी हुआ। उमा को प्रियवदा के घर जाना था। उसने जल्दी जल्दी रसोई बनाई, फिर सब संभाल सुधार वहां जाने की तैयारी करने लगी। शीशे के सामने जाकर खड़ी हुई। बाहों के नीचे से गाल तक कालिक लगी दिखी। हथेली रगड़कर उस कालिक को मिटाने लगी। आंखें मीच कर काफी देर तक रगड़ा। फिर जो आंखें उघार कर शीशे में देखा तो सनका हो गया। सारा चेहरा काला हो गया था। सारे चेहरे पर कालिक फैल गई थी। उमा ने घबराकर चारों ओर नजर दौड़ाई कि कोई देख तो नहीं रहा है। फिर जल्दी से साबुनदानी उठाकर गुसल खाने की ओर भाग गई। मुख धोया साबुन से, हाथ धोए साबुन से। फिर पैरों की ओर नजर गई तो पैर भी बहुत गंदे दिखे। तब फिर पैरों पर भी साबुन मलने लगी। सहसा भाई और किसी की परछाई देखकर उमा ने साबुन मलते मलते उधर को मुंह किया तो हाथ जहां के तहां रुक गए और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। सामने नंगे बदन, कंधे पर धोती तौलिया डाले सुदेश खड़ा था, निश्चल निवाक। उमा से कुछ न बन रहा था। यूं ही पैर पर साबुन लगाए बैठी रही। आखिर सुदेश ने ही वह निस्तब्धता तोड़ी। मुस्कुराकर मुंह खोलकर बोला, बैठी क्यों हो? पैर धोकर हटो ना। तब मानो उमा की चेतना लौटी। ओटो में तनिक मुस्कुराई और जल्दी जल्दी पैर धोकर उठ आई वहां से। कमरे में आकर शीघ्रता से साबुन की टिक्की एक कपड़े पर दबा दबा कर सुखाई। फिर बड़े जतन से उसे साबुनदानी में रख कर ले आई। सुदेश पाइप खोलकर खड़ा था और जाने क्या सोचता पानी की धारा को देख रहा था। खट से भाभी ने पैरों के पास वह साबुनदानी रख दी और लौट चली लंबे डग भरती। सुदेश क्षण भर साबुनदानी को निहारता रहा। फिर उसने नीचे झुककर साबुन की टिक्की उठा ली और फिर तड़ित वेग से दूर जाती भाभी की ओर वो साबुन फेंक दिया जोर से। पर साबुन भाभी के न लगा। जाने कैसे उसी क्षण ऊपर वाले मारवाड़ी सेठ सामने आ पहुंचे और जाने कैसे वह साबुन सेठ जी की तोंद पर फटाक से लगा। अरे, मार डाला रे! सेठ जी वही पेट पकड़कर बैठ गए। उमा ने पीछे मुड़ घूम कर देखा तो सुदेश ने भी देखा। घबरा कर वह सेठ जी के पास दौड़ा आया और दोनों हाथों से उसकी वजनी देह उठाता बोला, अभी इधर एक बंदर कूदा था, मैंने देखा था, उसके साथ में यह साबुन था। सेठ जी ने एक हाथ टेक जमीन पर लगाई और दूसरे हाथ में वह सामने पड़ा साबुन लेकर उठ बैठे किसी तरह। फिर साबुन को लौटपोट कर निहारा और सुदेश की ओर तिरछी नजर से ताक कर बोले, साबुन तो नयो है, 6 आने को माल दे गयो हनुमान। सेठ जी साबुन लेकर चल दिए। सुदेश और उमा देखते रह गए। आखिर प्रियवदा का नौकर आ गया बुलाने। उमा ने दोनों लड़कों को सजा सूझ कर बाहर खड़ा किया। फिर डरती डरती देवर के पास आकर बोली, जरा अपना रुमाल दे दोगे? क्यों, तुम्हारा रुमाल क्या हुआ? मेरे पास कब था रुमाल? तो यूं ही जाओ, उमा ने अनुनय करके कहा। दे दो जरा देर के लिए। सुदेश ने चिल्लाकर कहा, नहीं दूंगा रुमाल, चलो जाओ सामने से। उमा ने मुंह पर हाथ रख कर कहा, अरे, धीरे बोलो, बाहर नौकर खड़ा है। सुदेश ने और चिल्लाकर कहा, नौकर की ऐसी की तैसी। उमा घबरा कर बाहर निकल आई। प्रियवदा ने उसी विनम्र टोन में कहा, मैं सच कह रही हूँ दीदी, न जाने कितने बार उनके मुंह से यह बात सुन चुकी हूँ कि मेरी भाभी के सामने लक्ष्मण की सीता भी तुच्छ है। कितनी बार तुम्हारी बड़ाई करते करते, तुम्हारी बातें सुनाते सुनाते आंखों में आंसू भर लाए हैं और भरे गले से कहा है कि भाभी मेरी इस धरती माता की तरह है, ऐसी भी सहनशील, ऐसी ही विशाल, ऐसी ही महान। मुझे कहते थे कि उनकी सेविका बनकर जीवन सफल कर लेना अपना।
तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाएंगे। कहते कहते प्रियवदा का स्वर करुण हो उठा और नयन गीले हो गए। उमा न बोली, बोल नहीं पा रही थी। उसके कंठ में जाने क्या आकर अटक गया था। फिर रुक रुक कर भले गले से बोली, मैंने जाने कितने पुण्य किए थे उस जन्म में जो ऐसे पति और देवर पाए। सच मानो बहन, वे लोग देव योनि के हैं। राह की धूल उड़कर राज मुकुट से जा लगी, पर मुकुट तो मुकुट ही है सखी, और धूल धूल। प्रियवदा की आंखें सजल हो गई थी। उन्हीं सजल आंखों से दीदी का सौम्य मुख निहार कर बोली, दीदी, तुम देवता के कंठ की वरमाला हो। राह की धूल तो मैं हूँ जो चरणों से लगकर पवित्र हो गई। कहकर उसने उमा के पैरों से उंगलियां लगाकर माथे से छुआ ली। तभी छोटा लड़का घर की पालतू बिल्ली को गोद में लिए आ खड़ा हुआ। प्रियवदा ने दोनों हाथ बढ़ाकर उसे गोदी में खींच लिया। फिर 2 बार उसके शुभ्र सुंदर कपोलों का चुंबन करके बोली, तुम्हारा क्या नाम है भैया? लड़के ने ऊपर मुंह करके कहा, पहले तुम अपना नाम बतलाओ। प्रियवदा हंसने लगी। उमा ने हौले से कहा, ये तुम्हारी चाची जी है, समझे? फिर प्रियवदा की स्वच्छ साड़ी की ओर देखकर बोली, बेसुअर, चामार कहीं का, सारी साड़ी गंदी कर दी पैरों से, उतार दो बहिनी से। लड़का प्रियवदा के गले से लिपट कर बोला, नहीं उतारूंगा। ये चाची जी। प्रियवदा ने पुलकित होकर बच्चे को फिर चूम लिया और होले होले से कहने लगी, मेरा राजा भैया विलायत जाएगा पढ़ने, बैरिस्टर बनेगा ना? लड़के ने कहा, मैं तो प्रेसिडेंट बनूंगा। उमा हंसने लगी। हंसते हंसते बोली, यही सब रटा दिया है चाची जी ने। प्रियवदा पुलकित होकर बोली, कहते हैं कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी साध यही है कि इन दोनों को बड़ा आदमी बना दूं। भैया ने आधे पेट रहकर पसीना बहाकर मुझे आदमी बनाया है। मैं अपने तन का रक्त देकर बच्चों के व्यक्तित्व को महान कर सका तो जीवन सफल समझूंगा। क्यों रे, विलायत जाएगा ना? लड़के ने प्रियवदा के गोदी में सिर छिपाकर कहा, नहीं चाची जी, मुझे तो चाचा अमेरिका भेजेंगे पढ़ने को, हवाई जहाज से जाऊंगा। तुम कभी बैठी हो चाची जी हवाई जहाज में? तभी सहसा प्रियवदा की माँ ने आकर कहा, बेटी चलो खाना खाओ। रामशंकर प्रियवदा का बड़ा भाई था। उसकी चौक में बहुत सी दुकानें थी। पत्नी उसकी मर गई थी। घर का करता धरता वही था। रामाशंकर व्यस्त होकर उमा के लिए स्वयं थाली लगा रहा था कि वह आ पहुंची। अम्मा जी भीतर जाने का क्या लेने गई कि चट से उमा कढ़ाई के पास आ बैठी और एक पूरी बेल कर गर्म घी में छोड़ दी और प्रसन्न मुद्रा से बोली, आज भैया को मैं बनाकर खिलाऊंगी। उसी सजी थाली में रामाशंकर भैया को खिलाकर उमा चूल्हे के पास से उठ आई। फिर पास खड़ी प्रियवदा के हाथ पकड़कर खींचती हुई बोली, आओ सखी, मुझे तो बड़ी ही भूख लगी है। और वही भैया की जूठी थाली आगे को खींच ली और पुकार कर कहा, अम्मा, हम लोगों को खाना परोसो, जाओ। अम्मा ने धड़कता कलेजा लिए पूछा, तो फिर बेटी मैं कल रामा को भेजूं बड़े दामाद के पास? उमा बाहें सिकोड़ कर बोली, बड़े दामाद? कौन खेत की मूली है अम्मा? तुम बड़ी बेटी की इज्जत गिराओगी क्या? तुम्हारी बड़ी बेटी ने जो कुछ कह दिया उसे पत्थर की लकीर समझो। अम्मा मुंह देखने लगी बड़ी बेटी का। बड़ी बेटी ने तब तनिक नाराज सी होकर कहा, तुम्हें यकीन नहीं हुआ क्या अम्मा? अरे मैं कहती हूँ सुदेश के साथ प्रियवदा की शादी होगी, होगी, होगी बस। रमाशंकर भी पास खड़ा हुआ था। उमा ने उसकी ओर देखकर पूछा, भैया अपनी दुकान पर साबुन भी बिकता है ना? बहुत तेरा साबुन है तुम्हारी दुकान में। साबुन की तो एजेंसी तक है। तब एक शर्त है। उमा ने उंगली उठाकर कहा। अम्मा का दिल धड़कने लगा। रामाशंकर भी घबराया कि भगवान क्या शर्त है इसकी। उमा उंगली उठाकर बोली, भैया तुम्हें हर महीना मुझे एक साबुन की टिक्की देनी होगी। बोलो हामी भरते हो? रामाशंकर ठहाका मारकर हंस पड़ा।
अम्मा ने आंखों से आंसू भर कर कहा, हाय पगली। पर उमा न हंसी, बल्कि स्वर में दुख भर कर बोली, तुम्हें क्या मालूम अम्मा कि मैं साबुन के लिए कितनी परेशान रहती हूँ। रामाशंकर ने गद कंठ से कहा, बहन, आज ही तुम्हारे पास एक पेटी साबुन भिजवा दूंगा। नौकर पीछे से बोला, मैं दे आऊंगा शाम को। जाने किधर से बड़े लड़के ने सब सुन लिया। वह रामाशंकर के आगे आकर बोला, मामा जी, आज अम्मा से और चाचा जी से साबुन के पीछे खूब लड़ाई हुई थी। उमा ने चिल्लाकर कहा, चुप रहो चुगलखोर। पर लड़का न माना। उसी दृढ़ स्वर में बोला, सच मामा जी, इसने चाचा जी का साबुन ले लिया था। सो चाचा जी ने। उमा ने लपक कर उसका मुंह बंद कर दिया। सारा घर हंस रहा था।